कहानी की शुरुआत में हम आर्थर नाम के एक अजीब आदमी को देखते हैं। वो भले ही हरकतों से थोड़ा सनकी लगे, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। दिन के वक्त वो एकदम नॉर्मल जिंदगी जीता था, लेकिन रात होते ही वो डिफेंडर बन जाता, एक ऐसा सुपर हीरो जो अपनी तरफ से शहर की बुराई खत्म करने के मिशन पर निकला हुआ था। लेकिन इस वक्त आर्थर डॉक्टर एलन पार्क के सामने बैठा था, जहाँ जबरदस्ती उसकी दिमागी हालत की जांच की जा रही थी। दरअसल उसने हाल ही में मिस्टर ड्रोवो नाम के एक आदमी पर जानलेवा हमला कर दिया था। जब डॉक्टर एलन ने उससे पूछा कि उसने मिस्टर ड्रोवो पर हमला क्यों किया, तो आर्थर पहले बात को टालने लगा। उसने कहा कि ये राज की बात है, लेकिन आखिरकार वो अपनी पूरी कहानी सुनाने के लिए मान गया। उसने बताया कि कुछ समय पहले वो हर रात सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहनकर शहर की सड़कों पर घूमता था और खुद को किसी लड़ाके जैसा समझकर बुरे लोगों को ढूंढता रहता था। एक रात अपनी इसी पेट्रोल के दौरान उसकी मुलाकात चक नाम के एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर से हुई, जो कैट नाम की एक जवान लड़की को परेशान कर रहा था। दरअसल कैट मिस्टर ड्रोवो की बेटी थी, जो अपने पिता से अलग रहती थी। अपने पिता के साथ खराब रिश्ते की वजह से वो घर छोड़कर भाग गई थी और गुजारा करने के लिए सड़कों पर रहने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ आर्थर कई सालों से एक ऐसे शख्स की तलाश में था जिसे वो कैप्टन इंडस्ट्री के नाम से जानता था। आर्थर को लगता था कि उसी आदमी ने उसकी मां की जान ली थी। उसे पूरा यकीन था कि शहर में फैली हर बुराई की जड़ वही शख्स था। इसीलिए उसने चक से उसके बारे में पूछताछ की, लेकिन चक को न तो कैप्टन इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता था और न ही वो आर्थर की बातों को गंभीरता से ले रहा था। उल्टा वो उसका मजाक उड़ाने लगा। ये देखकर आर्थर का सालों से दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत कैट को वहां से भागने के लिए कहा और फिर चक पर टूट पड़ा। सालों का दर्द और गुस्सा उसके हर वार में साफ नजर आ रहा था। इस सब के बाद आर्थर ने दोबारा अपनी आम जिंदगी जीने की कोशिश की। वो अपनी नौकरी पर जाने से पहले एक डायनर में कुछ खाने के लिए रुक गया, लेकिन जैसे ही वो आराम से बैठकर खाना खा रहा था, तभी एक पुलिस ऑफिसर उस रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। कुछ ही देर बाद उस पुलिस वाले को रेडियो पर कॉल मिली कि आर्थर पर चक नाम के पुलिस वाले पर हमला करने का इल्जाम था। ये सुनते ही ऑफिसर ने चुपचाप बैकअप के लिए सिग्नल भेज दिया। कुछ ही मिनट्स में और पुलिस वाले डाइनर को चारों तरफ से घेर चुके थे। आर्थर को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वहीं उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसी रात आर्थर का सामना कैप्टन रॉय फेयरबैंक्स से हुआ। रॉय ने उससे उस हथियार के बारे में पूछा जिससे उसने चक पर हमला किया था। यह हथियार था ट्रेंच क्लब। आर्थर ने बड़े फख्र से बताया कि ये उसके दादा हेनरी पॉपिंगटन की निशानी थी। उसने दावा किया कि इस पर 1000 जर्मन्स का खून लगा हुआ था। रॉय को आर्थर की बात बिल्कुल मजाक नहीं लगी। उसने पलटकर पूछा कि जब आर्थर ने एक पुलिस ऑफिसर पर वार किया, तो क्या अब इस हथियार पर पुलिस का खून भी शामिल हो गया था? ये सुनकर आर्थर का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने किसी पुलिस वाले को नहीं मारा था। आर्थर को लगता था कि जो पुलिस वाला खुद कानून तोड़ता है, वो सिर्फ बैज पहना हुआ एक गुंडा होता है। खैर, मामला और न बढ़े, इसलिए पुलिस ने आर्थर का सारा सामान उसे वापस कर दिया, बस ट्रेंच क्लब को छोड़कर। लेकिन इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, आर्थर किसी तरह वो ट्रेंच क्लब भी छीनकर पुलिस स्टेशन से भाग निकला। अब प्रेजेंट में दिमागी जांच के दौरान आर्थर कुछ देर के लिए ख्यालों में खो गया था, पर डॉक्टर एलन ने नरमी से उसका ध्यान वापस खींचा। उन्होंने आर्थर को यकीन दिलाया कि वो जो भी कहेगा वो सिर्फ जज तक ही पहुंचेगा। ये सुनकर आर्थर शांत हो गया और अपनी कहानी आगे बताने लगा। उसने बताया कि उसने चक और उसकी टीम को एक छोटे लड़के को परेशान करते हुए देखा था। तब आर्थर तुरंत उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, बच्चे को क्या परेशान कर रहा है बे? अपने साइज के आदमी से पंगा लेना। चक ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने तुरंत बताया कि ये तो वही आदमी है जिसने मेरे ऊपर हमला किया था। फिर अपने साथियों से घिरा हुआ चक आर्थर का मजाक उड़ाने लगा। इस पोपलू सी शक्ल वाले को लगता है ये बैटमैन है, दुनिया को बचाने का ठेका भाई ने ले रखा है। लेकिन इतने लोगों से घिरे होने के बावजूद भी आर्थर पीछे नहीं हटा। बिना ज्यादा सोचते हुए उसने कीड़ों से भरा एक जार चक की तरफ फेंक दिया और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला। बदकिस्मती से जैसे ही आर्थर अपने ट्रक में बैठने वाला था, तभी चक के आदमियों ने उसे घेर लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मार खाने के बाद आर्थर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। चक्कर खाते हुए वो एक हेलुसिनेशन में चला गया, जहां उसे अपनी माँ फे की वो पुरानी याद दिखने लगी, जब वो पैसे कमाने के लिए घर से निकली थी और फिर कभी वापस नहीं आई। लेकिन आर्थर अकेला नहीं था। कैट ने जब उसकी हालत देखी तो वो तुरंत उसके पास दौड़ कर आई। उसने आर्थर को संभाला और दोनों उसके घर वापस आ गए। फिर घर पहुंचते ही कैट ने अपनी जेब से एक सिगार निकाला और उसे जलाया, लेकिन उसकी स्मेल आर्थर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। परेशान होकर उसने कैट से वहां से चले जाने को कहा, मगर कैट ने बताया कि उसके पास जाने के लिए कोई और जगह ही नहीं थी। ये सुनकर आर्थर का दिल पिघल गया। उसने उसे कुछ देर के लिए अपने साथ रुकने दिया, हालांकि वो इस बात से पूरी तरह खुश नहीं था। खैर, अगले दिन जब आर्थर काम पर पहुंचा तो उसके चेहरे और शरीर पर मार के निशान साफ दिख रहे थे। उसके दोस्त पॉल ने तुरंत देखा और पूछा कि आखिर हुआ क्या था। शुरू में तो आर्थर ने बात टाल दी और कह दिया कि वो बस गिर गया था, लेकिन पॉल आर्थर को अच्छी तरह जानता था। बार बार पूछने पर आखिरकार आर्थर ने सच बता दिया कि कुछ पुलिस वालों ने मुझे लो बजट बैटमैन बनने की वजह से थोड़ा पेल दिया था। ये सुनकर पॉल को उसकी फिक्र हुई और वो उसे हॉस्पिटल में चेकअप के लिए ले गया। हॉस्पिटल में पॉल की वाइफ और उनका छोटा बेटा जैक भी आ गए। फिर दोनों ने आर्थर की हालत देखकर इसे जैक को समझाने का मौका बना लिया। उन्होंने उसे समझाया कि लड़ना हमेशा गलत होता है, लेकिन जैक के एक मासूम सवाल ने दोनों को चुप कर दिया। मम्मा, अगर किसी को बचाने के लिए लड़ना पड़े तो क्या तब भी लड़ना गलत है? उधर अपने ऑफिस में कैप्टन रॉय को एक खुफिया फोन कॉल मिली। कॉलर ने उसे बाइकर्स से जुड़ी एक परेशानी के बारे में वार्निंग दी, लेकिन रॉय बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने आराम से जवाब दिया कि सब कुछ कंट्रोल में था। असल में उसके अंडरकवर ऑफिसर्स पहले ही बाइकर्स के बीच घुस चुके थे। साथ ही उन्होंने रिकॉर्डिंग डिवाइसेस भी लगा रखे थे। फोन रखने के कुछ ही पल बाद चक उसके ऑफिस में आ गया। बड़े आराम से उसने रॉय से बाइकर्स के बारे में पूछा, लेकिन
लेकिन रॉय ने बिना अपना एक्सप्रेशन बदले ऐसे दिखाया जैसे उसे इस बारे में कुछ भी पता ना हो और उसने चक के सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। खैर अगले दिन कैट ने आर्थर से पूछा कि आखिर उसके डिफेंडर बनने के पीछे मकसद क्या था। आर्थर ने बताया कि वो एक आदमी की तलाश में था जिसे वो कैप्टन इंडस्ट्री के नाम से जानता था। आर्थर को लगता था कि शहर में फैली हर बुराई, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो या इंसानों का शोषण, सबके पीछे वही शख्स था। आर्थर की बात सुनते ही कैट को कुछ समझ आ गया। कैट ने थोड़ा सोचते हुए कहा कि अगर वो इतना बड़ा क्रिमिनल है, ड्रग्स की स्मगलिंग भी करता है, तो शायद मैं उसे जानती हूँ। उसने तुरंत अंदाजा लगाया कि शायद आर्थर केन की बात कर रहा था। एक बार तो आर्थर को यकीन ही नहीं हुआ कि इस लड़की को कहाँ पता होगा मैं किसको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जब कैट ने थोड़ी और बातें बताई और कहा कि मैं उसके घर भी जा चुकी हूँ, ये सुनते ही आर्थर तुरंत बेचैन हो गया और बिना देर किए उसका सामना करने की तैयारी करने लगा। कैट ने उसे रोकने की कोशिश की। हर वक्त उसके साथ बहुत ज्यादा गुंडे होते हैं, तुम्हें देखते ही ना पिछवाड़े में गोली मार देंगे, ठीक है, चले हो बड़े हीरो बनके। ये सुनकर आर्थर ने कैट से गुजारिश की कि वो उसे केन तक पहुंचने का रास्ता बता दे, लेकिन कैट हंस पड़ी। उसने साफ कह दिया कि बिना पैसे लिए वो कोई भी जानकारी नहीं देगी। फिर उसी रात कैट चुपके से आर्थर का सामान खंगालने लगी, लेकिन आर्थर ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। गुस्से में उसने कैट से कहा कि वो चुपचाप जाकर सो जाए। फिर रात बढ़ती गई और आर्थर को कैट के बारे में कुछ अजीब बातें समझ आने लगी। वो एक तो झूठ बोलने में बहुत अच्छी थी, दूसरा उसे बातें घुमानी बहुत अच्छी आती थी। लेकिन अब जब आर्थर को उसकी झूठ बोलने की आदत का पता चल चुका था, तो वो ये सोचने से भी खुद को रोक नहीं पाया कि ये केन के बारे में सच बोल रही थी या नहीं। आखिरकार कैट ने मान लिया कि उसे केन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। जब वो उससे मिली थी तब उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए वो उसका ठिकाना तो ढंग से नहीं देख पाई। फिर भी उसने आर्थर को एक रास्ता बताया। अगर उसे केन तक पहुंचना है तो सबसे पहले उसे चक को ढूंढना होगा। आर्थर ने पूछा कि वो उसे कहां मिलेगा। तब कैट ने बताया कि उसे वो क्लब हाउस पता था जहां चक अक्सर अपना वक्त बिताता है, खासकर अब जब उसकी बीवी ने उसे घर से निकाल दिया है। फिर कुछ ही देर बाद आर्थर सीधा उस क्लब हाउस पहुंच गया। वहां उसने चक को देखा, पकड़ा, बांधा और उठाकर सीधा अपने घर ले आया। जब चक की दोबारा आर्थर से मुलाकात हुई तो उसे लगा कि आर्थर उससे किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने आया है, लेकिन आर्थर ने साफ कर दिया कि उसका सिर्फ एक ही मकसद है, केन का पता लगाना। शुरू में चक ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन काफी दबाव डालने के बाद आखिरकार वो टूट गया और उसने केन का ठिकाना बता दिया। फिर कुछ दिन बाद चक से मिला हुआ एड्रेस लेकर आर्थर चुपके से केन के कॉम्पाउंड में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि केन अपने कुछ गुंडों के साथ बैठा आराम से बातें कर रहा था। इधर आर्थर चुपचाप उनकी नजरों से बचा रहा। उसने एक हिडन कैमरा लगा दिया और उनकी हर हरकत रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। जब उसके पास काफी फुटेज जमा हो गई तो वो बिना किसी को पता चले वहां से निकल गया और सीधा घर लौट आया। जब उसने वो वीडियो कैट को दिखाई तो वो एकदम हैरान रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आर्थर सच में केन तक पहुंच जाएगा। इसके बाद कैट आर्थर के जख्मों की मरहम पट्टी करने लगी। जब आर्थर ने पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, इतनी अच्छी क्यों बन रही हो, तो कैट ने बेधड़क होकर कहा कि पैसे चाहिए थोड़े से। पैसे आते हैं तो थोड़ी देर के लिए अपनी बुरी यादें भूल जाती हूँ। ये सुनकर वो पूछने लगा कि ऐसी क्या बुरी यादें हैं तुम्हारी, क्या भूलना चाहती हो तुम। लेकिन कैट ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उसने आर्थर से ही पूछ लिया, तुम हमेशा सुपर हीरो की तरह कपड़े क्यों पहनते हो। इस पर आर्थर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे आर्थर बनने से ज्यादा डिफेंडर बनना पसंद है। अगली रात आर्थर एक बार फिर चुपके से उस क्लब हाउस में घुस गया जहाँ केन और उसके आदमी एक और सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। इस बार उसका मकसद उनके जुर्मों के और सबूत इकट्ठा करना था। वो छुपकर सब कुछ रिकॉर्ड ही कर रहा था कि अचानक केन की नजर उस पर पड़ गई। इसके बाद आर्थर का पीछा किया गया, लेकिन किस्मत से वो किसी तरह वहां से बचकर निकल गया। फिर सीधा कैप्टन रॉय के पास पहुंचकर उसने सारी वीडियो फुटेज दिखाई। आर्थर को यकीन था कि इतने सबूत अपराधियों को गिरफ्तार करवाने के लिए काफी होंगे। उसने रॉय को यह भी बताया कि उन वीडियोस में चक भी साफ नजर आ रहा था, लेकिन रॉय ने सारे सबूतों को नजरअंदाज कर दिया। उसका कहना था कि सिर्फ वीडियो फुटेज किसी को दोषी साबित करने के लिए काफी नहीं थी और हो सकता था कि वीडियो में दिखने वाला आदमी चक हो ही ना। असल में सच तो ये था कि रॉय चक को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्थर उसकी चाल समझ चुका था और बिना बहस किए वहां से निकल गया। घर पहुंचते ही उसने कैट से कहा कि अगर केन को बेनकाब करना है तो उन्हें और भी वीडियो टेप्स की जरूरत पड़ेगी ताकि इस बार उनके पास मजबूत सबूत हो। फिर आर्थर ने कैट को कुछ पैसे दिए ताकि वो कुछ VHS टेप्स खरीद सके और वो उन्हें लेने निकल गई। कुछ ही देर बाद पॉल की मुलाकात कैट से हो गई। थोड़ा हैरान होकर उसने आर्थर से पूछा कि ये लड़की कौन थी और वो इतनी पुरानी सुनसान वर्कशॉप में क्यों रह रहा था। पॉल ने उसे सलाह दी कि वो उसके साथ आकर रहे, लेकिन आर्थर ने साफ मना कर दिया। फिर भी एक सच्चे दोस्त की तरह पॉल ने अपना फोन आर्थर को दे दिया और कहा, अगर कभी किसी मुसीबत में फंस जाओ या मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर कॉल करना। अब आर्थर की कहानी सुनने के बाद डॉक्टर एलन को लगने लगा कि आर्थर दिल का बुरा इंसान तो नहीं है, लेकिन एक बात अब भी उनकी समझ से बाहर थी। आखिर उसने मिस्टर ड्रोवो पर हमला क्यों किया। तब आर्थर ने बिना झिझक माना कि उसने ये सब गुस्से में किया था और फिर वो कहानी को उसी मोड़ पर वापस ले गया। उसने बताया कि जब वो और कैट VHS टेप्स लेने जा रहे थे तभी अचानक उनकी मुलाकात मिस्टर ड्रोवो यानी कैट के पिता से हो गई। उन्हें देखते ही कैट का चेहरा एकदम बदल सा गया। उसका मूड पल भर में उतर गया और बिना कुछ कहे वो वापस मुड़कर चल दी। मगर आर्थर ने उसे प्यार से याद दिलाया कि उन्हें VHS टेप्स भी लेनी थी, लेकिन कैट अचानक भड़क गई। उसने गुस्से में कहा, ये बात तुम 1000 बार कह चुके हो।
फिर उसी शाम कैट वापस आई और VHS टेप्स भी ले आई, लेकिन अपने पिता से हुई मुलाकात का असर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसका मन बहुत बेचैन था। खुद को शांत करने के लिए उसने एक जॉइंट जला ली। ये देखकर आर्थर बिल्कुल खुश नहीं हुआ। उसने कैट को याद दिलाया कि उसने स्मोकिंग छोड़ने का वादा किया था, लेकिन कैट ने ठंडे लहजे में कह दिया कि उसने ऐसा कोई वादा कभी किया ही नहीं था। अब आर्थर ने तुरंत उसके हाथ से जॉइंट छीन लिया और कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर कैट और भी गुस्से में आ गई। उसने आर्थर को जोर से धक्का दिया और कहा कि वो उसे अकेला छोड़ दे। फिर जब आर्थर वहां से निकल रहा था तभी अचानक उसका सामना केन के गुंडों से हो गया, लेकिन इस बार आर्थर पहले वाला कमजोर आदमी नहीं था। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया था, हाथ में अपना हथियार लिए। उसने बिना एक भी पल गवाए उनके ऊपर हमला कर दिया। फिर आर्थर ने एक एक करके सबका डटकर सामना किया, लेकिन लड़ाई के बीच एक गुंडे ने पीछे से उसे चाकू मार दिया। इसके बाद भी आर्थर ने हार नहीं मानी। आखिर में उनका लीडर खुद आगे आया। उसने आर्थर को समझाने की कोशिश की, शायद उसे सरेंडर करने का एक मौका भी दिया, लेकिन आर्थर इतना जिद्दी था कि पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो आदमी आर्थर को बुरी तरह पीटता रहा और बार बार उससे हार मान लेने को कहता रहा, लेकिन आर्थर हर बार दोबारा खड़ा हो जाता। वो किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार गैंग के लीडर ने अपनी बंदूक निकाल ली। अब वो आर्थर का काम तमाम करने के इरादे से खड़ा था, मगर इतनी बुरी हालत में भी आर्थर ने अपना होश नहीं खोया। उसने शांति से बात करके मामला संभालने की कोशिश की, लेकिन साथ ही साथ उसने चुपके से वो फोन निकाल लिया जो पॉल ने उसे दिया था। बाहर से वो बिल्कुल बेपरवाह दिख रहा था, जैसे उन्हें चैलेंज कर रहा हो कि जो करना है कर लो। मगर उसी दौरान उसने चोरी छिपे पॉल का नंबर डायल कर दिया। उसने कॉल को उसी वक्त कनेक्ट होने दिया जब सामने वाले ने बंदूक तान ली। ये एक खामोश सिग्नल था, बस इतना कि पॉल समझ जाए कि आर्थर किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था, और अगले ही पल बंदूक से गोली चला दी गई। उधर कॉल पर गनशॉट की आवाज सुनते ही पॉल घबरा गया। वो तुरंत आर्थर के घर की तरफ दौड़ा। वहां उसकी मुलाकात कैट से हुई। उसने बेचैन होकर पूछा कि आर्थर कहाँ है, लेकिन कैट ने बिल्कुल आराम से जवाब दिया, वो मूवी शूट करने गया है। पॉल को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने गोली चलने की आवाज खुद सुनी थी। उसे पता था कि आर्थर की जान खतरे में थी, इसलिए गुस्से में वो कैट को साथ लेकर आर्थर को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ ही दूर उन्हें आर्थर जमीन पर पड़ा मिला। वो बिल्कुल अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अब दोनों ने बिना वक्त गवाए उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां डॉक्टर्स ने बताया कि आर्थर को कई गोलियां लगी थीं, लेकिन खुशकिस्मती से वो असली गोलियां नहीं थी। असल में वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली रबर बुलेट्स थीं। इस तरह आर्थर मौत के मुंह से बच निकला। जब वो हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था तब कैट उससे मिलने आई। जो कुछ हुआ था उसके बाद उसने फैसला कर लिया था कि वो इस सुपर हीरो मिशन का हिस्सा और नहीं बनेगी। उसका मानना था जिन लोगों से हम लड़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। उसने आर्थर से कहा कि दुनिया में और भी बहुत से बुरे लोग हैं जिनसे लड़ा जा सकता है, और अगर आर्थर सच में किसी बुरे इंसान को रोकना चाहता है तो उसे सबसे पहले उसके अपने पिता ड्रोवो के खिलाफ जाना चाहिए, क्योंकि वो भी बच्चों का शोषण करता था और उसने खुद कैट के साथ भी वही किया था। फिर अगले दिन केन के होश उड़ गए जब उसे पता चला कि आर्थर अब भी जिंदा है, और उससे भी बड़ी बात, उसे पता चला उसकी गैंग के अंदर इतने दिनों से एक अंडरकवर पुलिस वाला मौजूद था। ये बात पता चलते ही केन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने उस पुलिस ऑफिसर का सामना किया जो इतने दिनों से उसके आदमियों में घुल मिल कर रह रहा था, और बिना किसी रहम के उस पर गोलियों की बौछार कर दी। इस बीच चक ने भी पुलिस को खबर पहुंचाने वाले बाकी सारे खबरियों को ढूंढ निकाला था, और फिर एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। वो आर्थर का काम भी हमेशा के लिए तमाम करना चाहता था, इसलिए उसने अपने एक आदमी को हॉस्पिटल भेजा ताकि आर्थर जिंदा ही न बचे। वो गुंडा डॉक्टर का भेष बदलकर हॉस्पिटल के अंदर घुस गया। सिक्योरिटी को चकमा देते हुए वो सीधा आर्थर के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसका इरादा बिल्कुल साफ था, आर्थर को वहीं खत्म कर देना, लेकिन उसे क्या पता था कि आर्थर तो पहले ही हॉस्पिटल से चुपके से निकल चुका था। इस बार उसका निशाना था मिस्टर ड्रोवो। अब आर्थर सीधा उसकी दुकान में घुस गया। उसने मिस्टर ड्रोवो को जोर से धक्का दिया, जिससे वो शीशे का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर जा गिरा। इसके बाद आर्थर ने उसे घसीटकर बाहर रखे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। इसी हमले की वजह से आर्थर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका दिमागी टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर एलन के पास भेज दिया गया। आर्थर का मानना था कि सिस्टम इतना बेरहम है कि मैं जेल में बंद हूं, जबकि वो आदमी जिसने मेरी माँ की जान ली थी वो खुलेआम घूम रहा है। डॉक्टर एलन ने जब इस बारे में और पूछा तो आर्थर ने बताया कि उसके दादा हेनरी ने ही उसे बताया था कि कैप्टन इंडस्ट्री ही उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार है। फिर बाद में आर्थर को कोर्ट में पेश किया गया। उसने किसी भी लॉयर की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया था। तब उसका दोस्त पॉल उसकी तरफ से बोलने के लिए आगे आया। पॉल ने जज को बताया कि आर्थर पिछले 5 सालों से उसके साथ काम कर रहा है और वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसने ये भी माना कि आर्थर मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक नहीं था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जज ने फैसला सुनाया कि आर्थर को पहले पूरा साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करवाना होगा। फिर कुछ ही देर में आर्थर की गिरफ्तारी की खबर पूरे शहर में फैल गई। कुछ लोगों ने उसके अकेले जुर्म के खिलाफ लड़ने को बेवकूफी और लापरवाही बताया, लेकिन बहुत से लोग उसे एक ऐसा हीरो मानने लगे जो बिना किसी डर के सही चीज के लिए खड़ा हुआ था। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन पूरा होने के बाद डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट जज को सौंपी। उनके मुताबिक आर्थर कई गंभीर मानसिक समस्याओं से जूझ रहा था, जिनमें डिप्रेशन, डिलूजनल, मेगालोमेनिया, अपने एक्शंस के अंजाम का अंदाजा न लगा पाना और फैसले
फैसले लेने की बहुत कमजोर समझ शामिल थी। इसलिए डॉक्टर एलन ने जज से जोर देकर सिफारिश की कि आर्थर को उसकी मानसिक हालत को देखते हुए जेल भेजने के बजाय उसका इलाज करवाया जाए। फिर काफी बहस के बाद आखिरकार जज आर्थर को जेल भेजने के बजाय एक मौका देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। आर्थर को पॉल के साथ रहना होगा और हमेशा के लिए अपनी डिफेंडोर वाली पहचान छोड़नी होगी। ये सुनते ही आर्थर भड़क उठा। उसके लिए डिफेंडोर सिर्फ एक कॉस्ट्यूम नहीं था, बल्कि उसकी पहचान बन चुकी थी। पॉल ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, भाई अगर तू जेल जाने से बचना चाहता है तो इस शर्त को मानने के अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर कुछ दिन बाद कैट ने दोबारा चक से कांटेक्ट किया। उसकी कोशिश थी कि दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाए। शुरू में चक अब भी आर्थर की वजह से उससे नाराज था, लेकिन धीरे धीरे कैट ने उसे मना ही लिया। उधर केन और उसके आदमी बुरी तरह घबरा चुके थे। उन्हें डर था कि आर्थर कभी भी पुलिस या फेडरल अथॉरिटीज को उनके सारे राज बता सकता है। इसलिए आर्थर को चुप कराने के लिए उन्होंने कैट को ही अपना हथियार बना लिया। फिर जल्द ही आर्थर को एक धमकी मिली, अगर तूने पुलिस के सामने मुंह खोला तो कैट को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पॉल के घर रहने के बाद भी आर्थर अपनी डिफेंडर वाली पहचान को भुला नहीं पा रहा था। पॉल ने एक बार फिर उसे समझाया। उसने उसे याद दिलाया कि उसने कभी उसके बेटे जैक की जान बचाई थी और चाहे वो कॉस्ट्यूम पहने या ना पहने, उसके लिए आर्थर हमेशा एक हीरो ही रहेगा। लेकिन आर्थर के लिए डिफेंडर बनना कोई आदत नहीं थी जिसे वो बस छोड़ देता। जब कैट बंधी हुई थी तो चक ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। कैट ने अपनी सिचुएशन समझते हुए ऐसा दिखाया कि मैं भी यही चाहती हूँ, एक काम करो खोल दो मुझे, मैं तुम्हें ढंग से प्यार करना चाहती हूँ। और फिर उसे किस करने के बहाने कैट ने मेज से उसकी बंदूक उठाकर उसके गोटों में गोली मार दी। इसके बाद वो वहां से भाग निकली और सीधा आर्थर से जा टकराई जो उसे बचाने ही आ रहा था। आखिरकार दोनों वापस आर्थर के घर लौट आए। कैट को उम्मीद थी कि इतना सब होने के बाद शायद आर्थर अब ये लड़ाई छोड़ देगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब आर्थर पहले से भी ज्यादा पक्का इरादा कर चुका था कि वो केन का अंत करके ही रहेगा। कैट ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसने मिन्नत की कि बिना किसी हथियार के वहां मत जाओ, लेकिन आर्थर ने उसकी एक न सुनी। इसके बाद आर्थर कैप्टन रॉय से मिला। उसने बताया कि एक खास जगह पर जल्दी ही हथियारों और तस्करी का शिकार बनी लड़कियों की एक बड़ी शिपमेंट पहुंचने वाली थी और उस शिपमेंट को लेने के लिए केन और चक दोनों वहां मौजूद होंगे। आर्थर के मुताबिक उन सबको एक साथ पकड़ने का इससे बेहतर मौका दोबारा नहीं मिलने वाला था। शायद इसी दिन वो अपनी माँ फे की मौत का बदला भी ले सकता था। मगर रॉय ने हमेशा की तरह शांति से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आर्थर ने किसी की नहीं सुनी और अकेला ही केन और उसके आदमियों का सामना करने निकल पड़ा। बदकिस्मती से पुलिस के पहुंचने से पहले ही आर्थर को गोली लग गई और इस बार वो बच नहीं पाया, लेकिन उसकी वजह से चक और केन दोनों सलाखों के पीछे पहुंच गए। कैट ने अपना राइटर बनने का सपना पूरा किया। उसकी जिंदगी तो सुधर गई, लेकिन इस शहर को बचाने वाला